हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए, जनरली बच्चे करते क्या है, सामान्य तौर पर कुछ बच्चों की अगर मैं बात करूं तो ऐसी चीजें देखने को मिलती है कि सर आज तो हम 10 घंटे पढ़ लिए हैं, अब कल एक काम करते हैं, मूवी देखने चले जाते हैं, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा। सर कल हम तो 2 घंटे पढ़े हैं, काम करेंगे सर कल हम बाकी जो चीजें हैं वो कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज याद रखिए कि अगर आप अनुशासित नहीं रहेंगे, अगर आप प्रॉपर यहाँ पर देखिए, जरूरी नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, आप 16 घंटे पढ़ रहे हैं, कि 8 घंटे पढ़ रहे हैं, कि 1 घंटे पढ़ रहे हैं, ये मैटर करता ही नहीं है। ये आपको माइंडसेट जो है वो चेंज करना पड़ेगा कि यहाँ पर हम क्वांटिटी की बात कर ही नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं क्वालिटी की, कि उस 10 घंटे में कितनी चीजें आपने गेन की हैं, कितनी चीजें आपके दिमाग पे अंदर गई हैं। तो आप काम करिए क्वालिटी पर। अगर वही चीजें आप 2 घंटे में भी गेन कर पा रहे हैं तो आपको 10 घंटे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। बस आवश्यकता है कंटिन्यूटी की, जरूरत है अनुशासन की, डिसिप्लिन की। अगर आप लगातार ऐसे ही डिसिप्लिन, लगातार आप अनुशासन में रहकर और अपनी पढ़ाई जो है, अपनी मेहनत जो है वो करते रहते हैं तो एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसी चीज को समझाने के लिए मेरे पास जो लाइन है वो ये कि अनुशासन ही सिद्धि और लक्ष्य को जोड़ने वाला पुल होता है। तो बस अनुशासित रहिए, डिसिप्लिन रहिए। अगर आप अपने जीवन में अपने कार्यों के प्रति, अपनी मेहनत के प्रति आप अनुशासित हैं तो आपका लक्ष्य जो है वो आपको जरूर प्राप्त होगा। तो डिसिप्लिन से काम करते रहिए, मेहनत जो है जरूर करिए और डेली करिए। बात समझ में आ रही है? चलिए, लास्ट क्लास में अगर हम बात करें तो मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था कि व्हेन डिड नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे सेलिब्रेटेड, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? अगर हम बात करें तो किसकी बात कर रहा है ये? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। तो यहां पर अगर हम बात करें तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे जो है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 30 अगस्त को। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है? तो याद रखिएगा कि इसका एम है टू प्रमोट स्मॉल इंडस्ट्री प्लस एम्प्लॉयमेंट। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, 30 अगस्त को ये मनाया जाता है। याद रखिएगा कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? इसका उद्देश्य है कि ताकि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, ताकि जो एमएसएमई सेक्टर है हमारे कंट्री में, उसको क्या किया जा सके? प्रमोट किया जा सके और उस क्षेत्र में रोजगार जो है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा इसमें। अब देखिए, लगातार आपने अगस्त के बारे में आपने देख लिया कि सर हमने तो अलग अलग प्रकार से डे जो है वो मनाए हैं। सर हमने ये देखा है कि हमने हिरोशिमा डे भी अगस्त में देखा है, नागासाकी दिवस भी देखा है, मॉस्किटो डे भी देखा है। तो आप एक काम जरूर करेंगे कि जब भी आप किसी डे के बारे में देखें तो रिकॉल जरूर करिए, आप बार बार पढ़िए जरूर कि सर इस दिन कौन सा दिवस होगा, इस दिन कौन सा दिवस होगा। तो मैंने आपको पूरी लिस्ट अभी तक की दी है और उस लिस्ट को आप पिछली क्लास के वीडियो देखिए, पीडीएफ देखिए, वहां पर आपको मिलेंगे, आप उसको पढ़िए, बार बार याद करिए, तब चीजें जो है वो आपको याद रहेंगी। देखिए, इससे संबंधित कुछ अगर हम देखें तो यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ देश भर में छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने और बेरोजगारों को नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए ये समर्पित है। यह दिन छोटे उद्योगों की समग्र विकास क्षमता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और अगर क्वांटिटी की बात करते हैं तो लगभग 6.3 करोड़ से अधिक एमएसएमई सेक्टर जो है वो देश में काम कर रहा है, जिनका टोटल एक्सपोर्ट में जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? तो टोटल एक्सपोर्ट का 45%। आप देख सकते हैं कि टोटल एक्सपोर्ट का 45% जो है वो एमएसएमई सेक्टर जो है वो होल्ड करके रखता है, कि अगर निर्यात हो रहा है तो उसमें 45% से ज्यादा या 45% के आसपास का हिस्सा एमएसएमई सेक्टर से निकल कर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है, हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है, जो फॉरेक्स है, उसका एक बहुत बड़ा आधार जो है वो क्या हो जाता है? एमएसएमई सेक्टर। यही रीजन है कि जब हम कोविड की बात कर रहे थे और हम आफ्टर कोविड देखते हैं तो वहां पर आप समझ लीजिए कि जब आरबीआई ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर ये बोला था कि हम एमएसएमई सेक्टर को उठाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए
जो है उसकी क्या करेंगे, मनी फ्लो करेंगे। तो ये 20 लाख करोड़ रुपए कहाँ दिया गया था, तो ये एमएसएमई सेक्टर के ग्रोथ के लिए ही लाया जा रहा था। क्यों, क्योंकि ये पता था कि कंट्री जो है वो डाउनफॉल में है, टेक्निकल रिसेशन में है, यहां से उठाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मनी के फ्लो को बढ़ाकर, और किसको उठाना पड़ेगा, एमएसएमई सेक्टर या छोटे छोटे उद्योग जो हैं पहले उनको उठाइए, ताकि इंप्लॉयमेंट जनरेशन हो, ताकि प्रोडक्शन बढ़े और इकोनॉमी जो है वो क्या हो, उसमें इंक्रीमेंट और वी शेप रिकवरी जो है वो देखने को मिले। तो ये चीजें याद रखिएगा। किस दिन मनाया जाएगा नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे, वो मनाया जाएगा 30 अगस्त को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। When has the International Day of Remembrance and Tribute to the Victim of Terrorism been observed recently? हाल ही में आतंकवाद के पीड़ितों को स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतरराष्ट्रीय दिवस जो है वो कब मनाया गया है, तो याद रखिए कि वो मनाया गया है 21 अगस्त को। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर आतंकवादी घटनाएं तो लगातार अलग अलग दिन होती रहती हैं, कोई ऐसा फिक्स तो है नहीं कि 21 अगस्त आ गया है तो अब यहाँ पर टेररिज्म जो है वो देखने को मिलेगा या टेररिस्ट अटैक जो है वो देखने को मिलेगा। तो सर 21 अगस्त को ही क्यों चूज किया गया, ताकि आतंकवाद के पीड़ितों को स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतरराष्ट्रीय दिवस जो है उसके तौर पर 21 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कोई रीजन है या हमने ऐसे रैंडमली एक दिन जो है वो चूज कर लिया? तो इसके पीछे एक रीजन है जिसको आप याद रखिए कि 21 अगस्त 2000 अगर हम बात करें, ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि बगदाद में यूएन मुख्यालय पर इसी दिन क्या देखने को मिला था, बमबारी हुई थी। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिए कि 21 अगस्त को ही बगदाद में यूएन हेडक्वार्टर पर बमबारी हुई थी। बात समझ में आ रही है? तो रीजन ये, इसलिए हम 21 अगस्त को ही क्या करते हैं, इस दिवस को मनाते हैं। और आतंकवादी घटनाओं के कारण जिनके सगे संबंधियों के जीवन गए, जो आर्थिक रूप से बिगड़े, जो सामाजिक रूप से, या जो अगर हम बात करें उनके जीवन में नकारात्मक चीजें देखने को मिली, तो उन पीड़ितों को स्मरण करने के लिए और श्रद्धांजलि देने के लिए हम क्या करते हैं, 21 अगस्त का दिन जो है वो इस तौर पर मनाते हैं, ताकि हम क्या कर सके। अगर हम बात करें तो ये इसलिए भी मनाया जाता है ताकि जो आतंकवाद है तो उस आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता लाई जा सके। बात समझ में आ रही है? तो आतंकवाद के खिलाफ जो है वो अवेयरनेस में इंक्रीमेंट किया जा सके, इसलिए भी ये मनाया जाता है। बात आती है कि सर ये कौन सा है या कितनी बार इसको मना चुके हैं, तो याद रखिएगा कि 21 अगस्त 2023 को, मतलब इस साल जो मनाया गया है वो अगर हम बात करें तो इस साल इन द सेंस कि 2023 की अगर मैं बात करूं तो 21 अगस्त को जो मनाया गया वो 6वां स्मरण दिवस के तौर पर था। अगर आपसे ये भी पूछे तो याद होना चाहिए, 6वां स्मरण दिवस मनाया गया है। ठीक है, चलिए एक बार और याद कर लेते हैं, एक बार और रिकॉल कर लेते हैं जो जितने भी दिन अभी तक अगस्त के हमने देखे हैं उनमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो एक बार और मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। 1 अगस्त से शुरू करते हैं तो नेशनल माउंट क्लाइंबिंग डे, मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे, वर्ल्ड लंग कैंसर डे, वर्ल्ड वाइड वेब डे। ठीक है, ये 1 अगस्त को मनाए जाते हैं। 3 अगस्त की बात करते हैं, इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे होता है। 6 अगस्त की बात करें तो हिरोशिमा डे मनाया जाता है। 7 अगस्त की अगर हम बात करते हैं, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर, इसको छोड़ दीजिए। 7 अगस्त की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। 8 अगस्त अगस्त रेवोल्यूशन डे मनाया जाता है। 9 अगस्त नागासाकी डे और वर्ल्ड ट्राइबल डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। 10 अगस्त की बात करते हैं तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। 12 अगस्त की अगर बात करें तो इंटरनेशनल यूथ डे। याद क्या रखना है कि सर ये 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस है, राष्ट्रीय नहीं। बात समझ में आ रही है? तो ये इंटरनेशनल यूथ डे है। और साथ ही साथ वर्ल्ड एलिफेंट डे। एलिफेंट का नाम सुनते ही क्या दिमाग में आना चाहिए? आना चाहिए कि सर सबसे ज्यादा सेंसस के, एलिफेंट सेंसस के हिसाब से किस राज्य में अगर हम बात करें तो एलिफेंट सबसे ज्यादा है, तो वो है कर्नाटका में। और कर्नाटका की ही अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा, एक चीज और याद रखिए अगर कर्नाटका सुन रहे हैं तो, सबसे ज्यादा जो अरबपति विधायक हैं
ठीक, सबसे ज्यादा अरबपति विधायक जो है वो कहाँ पर है, वो भी कर्नाटका में ही, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। 13 अगस्त वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, ठीक है। 14 अगस्त पार्टीशन होलोकॉस्ट मेमोरियल डे। 16 अगस्त पारसी न्यू ईयर जिसको नवरोज भी कहते हैं। 17 अगस्त मलयालम न्यू ईयर, चिंगम के नाम से ये जाना जाता, भी कुछ दिन पहले ही हमने ये डिस्कस किया है। 19 अगस्त वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और 20 अगस्त वर्ल्ड मॉस्किटो डे। इससे संबंधित भी क्वेश्चन मैंने आपको अभी लास्ट ही क्लास में कराए हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से जितनी बार आप डे देखेंगे तब तक आप याद करेंगे कि सर इस मंथ में जो डे हैं वो कौन कौन से। लगातार जब आप इस प्रकार से देखते जाएंगे चीजें आपको याद होती जाएंगी। ये लिस्ट हमारी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और भी डे मैं आपको रिकॉल कराता जाऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। रिसेंटली द ट्यूलिप गार्डन ऑफ विच प्लेस हैज बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। हाल ही में कहां का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है? तो ये याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है और ये श्रीनगर का डल झील के किनारे या उसके पास का ही गार्डन है, जहां पर ट्यूलिप के अगर बात करते हैं तो लगभग 15 लाख से ज्यादा फूल इस बाग पर देखने को आपको मिलेंगे। 15 लाख से ज्यादा फूल जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। और ये इतना बड़ा है कि इसको एक स्टेटस मिला है और ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें यह भी याद रखना है कि ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है और इसको कहां शामिल किया गया है? तो इसको शामिल किया गया है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स कहां? लंदन, राइट। तो में शामिल किया गया। क्लियर है? चलिए, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा कि ये कहां पर है, ट्यूलिप गार्डन डल झील के किनारे श्रीनगर में अगर हम बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा, जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग बोल लीजिए या बाग बोल लीजिए, एक ही बात रहेगी यहाँ पर, के रूप में देखने को मिलता है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में इसका नाम दर्ज हुआ है और लगभग 15 लाख से ज्यादा ट्यूलिप के फूल जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। क्लियर है? चलिए एक चीज मैंने आपको बताई है, और क्योंकि हम श्रीनगर की बात कर रहे हैं तो एक चीज और आप यहाँ याद कर सकते हैं कि अमेजन ने, ठीक है, अपना सबसे लास्ट यूनिट जो है ना, वो कहाँ पर एस्टेब्लिश की है मतलब सेलिंग के लिए? तो वो याद रखिए किस कंपनी ने की है, तो वो फ्लोटिंग यूनिट के तौर पर श्रीनगर में ही स्थापित की गई है। किसके द्वारा? अमेजन के द्वारा, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज प्रो गोविंदा कॉम्पिटिशन ऑन जन्माष्टमी। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी? याद रखिए जन्माष्टमी जो है, अगर हम बात करें तो एक हिंदू धर्म पर, और एक त्योहार ही नहीं, एक पर्व ही नहीं, एक आप समझ लीजिए ऐसा दिवस जिस दिन हमको कई सारी चीजें जो हैं वो सीखने को मिलती हैं, और श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के तौर पर हम उसको मनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं राज्य सरकार की कि किस राज्य सरकार ने जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता जो है वो आयोजित करेगी, तो वो करेगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये जो प्रो गोविंदा प्रतियोगिता है ना, याद रखिएगा महाराष्ट्र की जब आप बात कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं किसकी? प्रो गोविंदा की, तो लगातार मांग ये उठ रही थी कि प्रो गोविंदा जो है उसकी शुरुआत की जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मतलब आप देखेंगे जन्माष्टमी के दिन पर दही हांडी की प्रतियोगिता जो है वो की जाती है, ठीक है। और दही हांडी की प्रतियोगिता को और ज्यादा वृहद रूप से करने के लिए लगातार मांग की जा रही थी प्रो गोविंदा की। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो जो एक महाराष्ट्र के सीएम है जिनका नाम है एकनाथ शिंदे, तो एकनाथ शिंदे ने इस फेस्टिवल की शुरुआत जो है वो की है किस नाम से? प्रो गोविंदा के नाम से इस प्रतियोगिता की शुरुआत की है। अब देखिए इसमें होगा क्या, दही हांडी प्रतियोगिता होगी जो कहां पर, अगर हम बात करें प्रो गोविंदा की, तो वर्ली में
40 फीट की ऊंचाई पर इस दही हांडी को बांधा जाएगा और वहां पर ये किया जाएगा। एक चीज इसमें और इंटरेस्टिंग ये है कि याद रखिएगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, अगर हम बात करें तो दही हांडी प्रतियोगिता को या प्रो गोविंदा को एक खेल का दर्जा दिया हुआ है। ठीक है, याद रखना है ये चीज कि महाराष्ट्र किस, अब आपसे पूछ सकता है कि भाई किस स्टेट ने दिया है, तो दही हांडी प्रतियोगिता को खेल का दर्जा जो है, स्पोर्ट्स का स्टेटस जो है वो कहां से मिला है, वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मिला है। बात समझ में आ रही है। इसमें इनाम भी रखे गए हैं। अगर आप फर्स्ट प्राइज पाते हैं तो 15 लाख का इनाम है, आप सेकंड प्राइज पाते हैं तो 11 लाख का इनाम है, और अगर आप थर्ड प्राइज पाते हैं इसमें, थर्ड रैंक पर, तो 7 लाख रुपए का इनाम जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है। चलिए माफ करिएगा, थोड़ा सा अपडेशन करते हैं, अमाउंट ज्यादा लिख दिया है मैंने, ठीक है, तो इसको सुधारते हैं। 11 लाख जो है वो फर्स्ट पे है, 11 लाख फर्स्ट पे है, 7 लाख जो है वो सेकंड है, 5 लाख जो है वो थर्ड है, और फोर्थ के लिए भी यहाँ पर है। तो याद रखना है कि फोर्थ के लिए जो अमाउंट डिसाइड है वो कितना है, 3 लाख रुपए। तो यहाँ पर याद रखिए कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से अलग अलग प्रकार से प्राइज जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में थोड़ी अगर बात करूँ, दही हांडी से संबंधित बातें करें, तो आप ये देखते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जब एकनाथ शिंदे की अगर हम बात करें तो उन्होंने जब इसको इनॉग्रेशन किया और उन्होंने बताया कि हम प्रो गोविंदा की शुरुआत कर रहे हैं, तो उन्होंने ये बताया कि हम लगातार दही हांडी जो उत्सव मनाया जाता है जन्माष्टमी के अवसर पर, उस पर जो गोविंदा होते हैं, गोविंदा मतलब जो उस खेल का हिस्सा होते हैं जो, ठीक है, तो वहां पर ये बोला गया कि हम लगातार गोविंदा को क्या करते हैं, कवर प्रोवाइड करते हैं, इंश्योर्ड करते हैं। और पिछले सालों में लगातार हमने क्या किया है, उनकी इंश्योरेंस की प्रीमियम और जो अमाउंट है वो हमने पे किया। तो सरकार इस तरफ भी प्रयास जो है वो कर रही है, वो कार्य कर रही है। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में आप याद कर सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया है कि महाराष्ट्र के अगर हम देखें तो जो सीएम है उनका नाम है एकनाथ शिंदे। ठीक है, इनके साथ में महाराष्ट्र में 2 डिप्यूटी सीएम है, ठीक है, जिनको डिप्यूटी सीएम फर्स्ट और डिप्यूटी सीएम सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। एक डिप्यूटी सीएम है जिनका नाम है देवेंद्र फडणवीस, राइट, और दूसरे जो है उनका नाम है अजीत पवार। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले ही इन्होंने शपथ जो है वो ली है। महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र के गवर्नर की अगर मैं बात करूं तो रमेश बैस जो है वो इसके वर्तमान में गवर्नर है, रमेश बैस। बात समझ में आ रही है। तो इतनी चीजें आपको फिलहाल इसमें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। बिंदेश्वर पाठक हैज बीन पास्ड अवे रिसेंटली, हु हैज ही। बिंदेश्वर पाठक का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अगर आपको मैं बताऊं तो वे सामाजिक कार्यकर्ता थे। ठीक है, बिंदेश्वर पाठक की अगर मैं बताऊं तो वे सामाजिक कार्यकर्ता थे। और इनके बारे में एक चीज इंटरेस्टिंग ये है, तो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जो आप सुलभ शौचालय का कॉन्सेप्ट जानते हैं ना, जो आप सुलभ शौचालय आज काफी फेमस है, ठीक है, और एक अच्छी पहल थी सरकार की। तो इस सुलभ शौचालय की शुरुआत करने के लिए जो सुझाव आया था, वो आइडिया किसने दिया था? शुरुआत का आइडिया जो था वो किसने दिया था? वो दिया था बिंदेश्वर पाठक ने ही दिया था। तो बिंदेश्वर पाठक को आप अगर याद रखते हैं तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं, जो सोशल वर्कर के तौर पर देश में बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने अलग अलग फील्ड पर कार्य जो हैं वो किए हैं। बात समझ में आ रही है। इसमें देखिए एक चीज और देख लीजिए, तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं, पद्म भूषण प्राप्त करता है सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक को मंगलवार को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान एम्स में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। उम्र थी इनकी 80 वर्ष। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हाल ही में किस कंपनी के सह संस्थापक जॉन वार्नोक का निधन हो गया है? तो याद रखिएगा वो एडोब के सह संस्थापक थे, एडोब के को फाउंडर के तौर पर इनको जाना जाता था, और अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। फिलहाल आपके लिए इतनी ही चीजें इसमें आवश्यक हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हु हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2023? किसने जीता है? तो वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप जो है वो जीता है स्पेन ने। किसको हराकर जीता है? तो ये हराकर जीती है इंग्लैंड को। बात समझ में आ रही है। किसको हराकर जीता है? तो इंग्लैंड को हराकर
स्पेन ने ये टाइटल जो है वो अपने नाम किया है। ठीक है, 20 अगस्त को इसका फाइनल हुआ था। कहां पर? तो फाइनल की अगर मैं बात करता हूं तो इसका फाइनल हुआ था सिडनी में। ठीक है, और इस पूरे मैच की, इस टूर्नामेंट की जो मेजबानी की थी वो किसने की थी? तो वो की थी ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ने। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखिएगा कि इसकी मेजबानी किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ने की थी। स्पेन जो है वो इसका विजेता बना है। ठीक है, 1-0 से उसने हराया था। स्पेन का पहला खिताब था, साथ ही 2007 के बाद इसे जीतने वाला पहला यूरोपीय देश भी बन गया है। और 2003 संस्करण में जर्मनी के बाद स्पेन पुरुष और महिला दोनों विश्व कप जीतने वाले दूसरे देश जो हैं वो बन गए हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसमें इतनी चीजें आप याद रखिएगा। टोटल मैचेस की अगर हम बात करते हैं इसमें कितने थे, तो वो भी याद रख सकते हैं कि टोटल 64 मैच जो है वो पूरे टूर्नामेंट में खेले गए थे। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूं कि रिसेंटली विच कंट्री वांट्स टू एमुलेट द जन औषधि केंद्र मॉडल ऑफ इंडिया। देखिए कितना पॉपुलर हो गया है जन औषधि केंद्र। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इससे संबंधित एक क्वेश्चन जो है वो आपको कराया था, और लगातार हम कहीं ना कहीं इसके बारे में बात जो है वो कर रहे हैं। अब इंडिया ही नहीं, इंडिया के मॉडल को एक और देश अपना रहा है जिसका नाम है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया जो है वो क्या कर रहा है? वो जन औषधि के फील्ड में जन औषधि केंद्र जो है वो अलग अलग तरीके से स्थापित कर रहा है, ताकि वहां लोगों को भारत के जैसे ही सस्ती दवाई जो है वो जेनरिक मेडिसिन का कॉन्सेप्ट जो है वो लाया जा सके, और सस्ते तौर पर, जहां पर मेडिकल के फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपेंड करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, वो चीजें कम हो जाएं और यहाँ पर सस्ती दवाइयां उनको उपलब्ध कराई जा सके। तो किसने शुरुआत की है? वो किया है इंडोनेशिया ने। अब इंडोनेशिया के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो याद रखिए कि इंडोनेशिया की ही राजधानी जकार्ता है, जो विश्व की सबसे पॉल्यूटेड राजधानी के तौर पर, सबसे प्रदूषित राजधानी के तौर पर, अभी हमने कुछ दिन पहले इसके संबंधित क्वेश्चन किए थे। फीफा ने आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी इंडोनेशिया को सौंपी है। भारत और इंडोनेशिया के बीच बायलैटरल मतलब अगर हम बात करें कि जो समिट होने, एक्सरसाइज होने वाली है, माफ करिएगा, द्विपक्षीय अभ्यास या बायलैटरल समिट होने वाली है, जिसका नाम है समुद्र शक्ति 23। ठीक है, इंडोनेशिया में आसियान शिखर का सम्मेलन हुआ है। ठीक है, इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी अभी फटा है, और इंडोनेशिया के कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये भी आप याद रखिए। तो इंडोनेशिया के बारे में फिलहाल आपके लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, रिसेंटली द डॉक्यूमेंट्री फिल्म बे ऑफ ब्लड। ठीक है, बे ऑफ ब्लड की बात अगर हम करें तो बे ऑफ ब्लड के अगर हम बात करें तो किसके द्वारा निर्देशित है? डायरेक्टर जो है वो कौन है? तो उनका नाम है कृष्णेंदु बोस। कृष्णेंदु बोस। ठीक है, तो याद क्या रखना है कि इनका नाम क्या है? इनका नाम है कृष्णेंदु बोस। ठीक है, अब देखिए ये है क्या, ये किससे संबंधित है? तो अगर हम बात करते हैं तो 1971 में, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो 1971 में अगर आप देखिए तो एक नाम आपको पता होगा, मुक्ति संग्राम। ठीक है, तो याद रखिएगा 1971 में मुक्ति संग्राम के दौरान, नाम जरूर याद रखें, मुक्ति संग्राम। मुक्ति संग्राम के दौरान बांग्लादेश की स्थिति पर आधारित है। ये स्थिति पर आधारित है। ठीक है, स्थिति पर बेस्ड है। किसने लिखी है? कृष्णेंदु बोस ने लिखी है। ठीक है, बांग्लादेश में हुए नरसंहार पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसको बे ऑफ ब्लड का नाम दिया गया। कहाँ इसका प्रीमियम हुआ है? तो याद रखिए इसका प्रीमियम जो है वो ढाका में हुआ है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 48वीं पुण्यतिथि के अवसर पर लिबरेशन वॉर म्यूजियम ने डॉक्यूमेंट्री के बांग्लादेश प्रीमियम का आयोजन जो है वो किया है। याद रखना है आपको इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इट्स ब्रांड लीडर ऑफ बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अगर हम बात करें तो हाल ही में इसका ब्रांड लीडर किसको बनाया गया है? वो बनाया गया है श्री राहुल द्रविड़ साहब को। ठीक है,
तो राहुल द्रविड़ जो है वो इसके राइट आंसर हो जाएंगे और ये इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। बीपीसीएल की अगर हम बात करते हैं तो बीपीसीएल जो है वो इंडस्ट्री के फील्ड में बड़ा नाम है और स्टेटस उसके पास में है महारत्न कंपनी का। बात समझ में आ रही है? तो देश में महारत्न कंपनी के तौर पर हम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है उसको जानते हैं और ये बेहतर तरीके से अपने क्षेत्र पर लगातार काम जो है वो कर रही है। 1970 से 1976 में इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुआ था और इसको हम इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1976 और इसको हम सेंट्रली ओन्ड पब्लिक सेक्टर यूनिट या सीपीएसयू के नाम से भी या सीपीएसयू की कैटेगरी में रखते हैं। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा। अब देखिए कुछ दिन पहले मैंने आपको बोला है अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं तो कुछ और कर लेते हैं। प्लग में निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में करीना कपूर खान जो है उनको यहाँ पर साझेदारी की है या नियुक्ति हुई है। वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब के संग्राम सिंह को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और एसिक्स के श्रद्धा कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये चीजें आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि इन विच स्टेट हैज 115th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाराजा वीर विक्रम बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य में महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई है? तो याद रखना है कि कहां पर मनाई गई है, तो वो मनाई गई है त्रिपुरा में, ठीक है। तो वो कहां पर मनाई गई है? तो वो बनाई गई है त्रिपुरा में, ठीक है। त्रिपुरा की अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो याद रखिए इसकी कैपिटल है अगरतला, ठीक है। तो वीर विक्रम अगर हम बात करें तो वीर विक्रम सिंह की जो 115वीं जयंती मनाई गई, कहाँ मनाई गई? त्रिपुरा में मनाई गई। इसकी कैपिटल जो है वो अगरतला है और इसके सीएम की अगर मैं बात करूं तो मणिक साहा और सत्यदेव नारायण आर्य जो है वो इसके गवर्नर हैं। मणिक साहा ठीक है सीएम है और इसके अगर हम गवर्नर की बात करते हैं तो सत्यदेव आर्य। तो ये तीन चीजें त्रिपुरा के बारे में आप याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर खर्ची पूजा, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया है खर्ची पूजा जो है वो किससे संबंधित है, क्या होता है, सारी चीजें हमने डिस्कस की है। त्रिपुरा में ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू हुई है। सौरभ गांगुली त्रिपुरा के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश JAK सिंह जो है उनको नियुक्त किया गया है। JAK सिंह अपॉइंट हुए हैं और चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में मिशन 929 जो है वो लॉन्च किया है। मैंने आपको मिशन 929 बताया है, फटाफट मैसेज करके आप मुझे बता दीजिएगा कि सर ये मिशन 929 जो है वो आखिर है क्या, ठीक है। तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे। आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये है कि हाल ही में भारत की अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन सा पदक जीता है, तो वो कौन सा पदक है उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बता देंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आज के लिए इतनी चीजें काफी, आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।